नमस्कार, मैं आश्रुति बोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करेंगे केशव प्रसाद मौर्य को लेकर, जो उत्तर प्रदेश के मौजूदा डिप्टी सीएम हैं, लेकिन सवालों का दौर लगातार अब इसी बात पर घूमता नजर आ रहा है कि आखिर कब तक केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम की गद्दी पर भी बने रहेंगे। क्योंकि जिस अमित शाह, जिस प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ली थी, आज उन्हीं के खिलाफ विवादित बयान देते नजर आ रहे हैं, आज उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोलते नजर आ रहे हैं, आज उसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार तमाम बड़े बयान देते नजर आ रहे हैं। अब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम तो हैं ही उत्तर प्रदेश के, लेकिन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ भी मोर्चा खोल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब से लोकसभा चुनाव में हार का सामना उन्होंने किया है, उसके बाद से ही भारतीय जनता पार्टी का और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता नजर आ रहा है। लेकिन लगातार उत्तर प्रदेश में सियासी गलियारों में हलचल इसी बात पर तेज है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अंतरकलह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है, तमाम नेता, राजनेता, मंत्रिमंडल योगी आदित्यनाथ का ही उनके खिलाफ जाता नजर आ रहा है। आखिर कैसे केशव प्रसाद मौर्य और तमाम वो बड़े चेहरे, चाहे बात ओपी राजभर की कर ले, अनुप्रिया पटेल की कर ले, बृजभूषण शरण सिंह की कर ले, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो कब, किस वक्त, किस मोड़ पर आकर आखिर दल बदल दें और भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दें, इस पर लगातार यूपी में चर्चाएं इस वक्त तेज हो रखी हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मनीष इस वक्त मौजूद है। मनीष, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जब केशव मौर्य की बात की जाती है तो आप देखिए, अमित शाह के भरोसे, जो गृह मंत्री अमित शाह हैं, उनके भरोसे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को भारतीय जनता पार्टी में लेकर आया गया था। डिप्टी सीएम की गद्दी उनको सौंपी गई थी। लेकिन 2022 के यूपी चुनाव की अगर आप बात कर लीजिए तो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव 2022 में भी योगी आदित्यनाथ बनाम केशव प्रसाद मौर्य की स्थिति आ गई थी, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य मांग कर रहे थे सीएम गद्दी की, लेकिन सीएम गद्दी उनको सौंपी नहीं गई, डिप्टी सीएम की गद्दी उनके हाथों सौंपी गई। क्या लगता है, ये जो खुला मोर्चा कहीं ना कहीं केशव मौर्य खोलते नजर आ रहे हैं, इस खुले मोर्चे को कहीं ना कहीं चलाते नजर आ रहे हैं, क्या स्थिति देख रहे हैं? क्या सच में केशव प्रसाद मौर्य आने वाले समय में सीएम की गद्दी की मांग करते नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल आश्रुति, जिस तरह से आपने देखा कि लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछड़ती हुई नजर आई और महज 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। भारतीय जनता पार्टी को करारा झटका लगता हुआ नजर आया और ऐसे में देखा गया कि समाजवादी पार्टी किस तरह से सूबे में लीड करती हुई नजर आई और अखिलेश यादव खुद 4 से 5 सीटों की उम्मीद लेकर बैठे थे, लेकिन सूबे में उनकी 37 सीटें आ जाती हैं और 37 सीटें आने के बाद बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी और साथ ही आजाद समाज पार्टी के लिए जो दरवाजे यहाँ पर खुलते हुए नजर आए, क्योंकि देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी तो जीती है, लेकिन कहीं ना कहीं उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को देखकर ही बहुजन समाज पार्टी कूदती हुई नजर आ रही है, आजाद समाज पार्टी कूदती हुई नजर आ रही है। अब देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति फिलहाल उत्तर प्रदेश में है, उसमें कहीं ना कहीं ये तीनों ही पार्टियां बाजी मारती हुई नजर आ सकती हैं। और जिस तरह से आपने केशव प्रसाद मौर्य और अखिलेश यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच अंतरकलह की जो बात छेड़ी है, तो वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि वो 2022 से ही शुरू हुई थी। सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिस तरह से बगावती सुर अपनाते हुए नजर आए, लेकिन उस दौरान फिर मामला थोड़ा शांत रहा। लेकिन अब देखा जा रहा है, जब से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तो सीएम योगी आदित्यनाथ पर तमाम यहाँ पर घास गिरती हुई नजर आई है। उनको यहाँ पर सूबे में हार का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन देखा जाए तो हार का जिम्मेदार कोई एक नेता, कोई एक मंत्री या खाली मुख्यमंत्री नहीं हो सकता है। इसका पूरा जिम्मा कहीं ना कहीं पूरी पार्टी को लेना पड़ता है। और ऐसे में देखा गया है कि अगर हार का यहाँ पर मुद्दा उठ ही रहा है, तो देखिए जिस तरह से यहाँ पर पिछले विधानसभा चुनाव को उठा लें, लोकसभा चुनाव को उठा लें, तमाम राजनीतिक पार्टियां यहाँ पर हार का सामना करती हुई नजर आई, लेकिन उनमें से किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसी एक चेहरे को यहाँ पर मोहरा नहीं बनाया, किसी एक चेहरे पर यहाँ पर निशाना नहीं साधा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर योगी आदित्यनाथ को लेकर वो चीज होती हुई नजर आ रही है और उससे कहीं ना कहीं केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, सीएम पद की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जाए तो ब्रजेश पाठक जो कि डिप्टी सीएम यूपी के हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ, दोनों ही डिप्टी सीएम देखा जाए तो एक साथ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ अकेले यहाँ पर चुनावी मैदान में कहीं ना कहीं अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा है जब से यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में 37 सीटें सपा जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन उपचुनाव को लेकर जो माहौल बन रहा है, उसको देखते हुए यही कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी लगातार जिस तरह से सिलसिलेवार बैठकें कर रही है, दिल्ली के अंदर, लखनऊ के अंदर और तमाम यहाँ पर जगहों पर बैठकें जो यहाँ पर जारी है भारतीय जनता पार्टी की, वो रणनीतियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प
होगा कि अखिलेश यादव की रणनीतियों के आगे भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीतियों को रंग लाने में यहाँ पर कामयाब हो पाएगी, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है समाजवादी पार्टी की जो यहाँ पर एक कद और ऊंचाई बढ़ती हुई नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं आने वाले उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि एनडीए के समर्थित दल ही यहाँ पर मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से आपने यहाँ पे जिक्र किया, अब देखा गया किस तरह से यहाँ पर जयंत चौधरी, यहाँ पर अनुप्रिया पटेल और तमाम यहाँ पर देखा जाए तो ओपी राजभर भी कहीं ना कहीं बगावती सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से पार्टी के अंदर एनडीए गठबंधन के अंदर जो यहाँ पर अंतरकलह है, जो यहाँ पर टूट चल रही है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में उसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में खामियाजा उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अंतरकलह बीजेपी के खेमे में लगातार बढ़ती जा रही है। थोड़ा जिक्र मनीष अनुप्रिया पटेल का भी कर लिया जाए। देखिए, अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में पत्र लिखा था योगी आदित्यनाथ को। आरक्षण का मुद्दा, भ्रष्टाचार का मुद्दा, तमाम बड़े मुद्दे कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल उठाती नजर आई थी। क्या लगता है, जो बड़े मुद्दे अनुप्रिया पटेल उठा रही है, तमाम बड़े मुद्दों पर कहीं ना कहीं गौर करती नजर आ रही है, क्या अनुप्रिया पटेल जब से मंत्री पद पर बैठी हैं उसके बाद से ये मोर्चा खोलने की शुरुआत कहीं ना कहीं अनुप्रिया पटेल की ओर से हुई है, या फिर वो इस बात का इंतजार कर रही थी कि उनको मंत्री पद कब सौंपा जाएगा और उसके बाद वो योगी आदित्यनाथ से सवाल उठाएंगे? क्या समीकरण देखते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, जब से देखा गया है कि लोकसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद मिर्जापुर से यहाँ पर सांसद बन जाती हैं अनुप्रिया पटेल, और उसके बाद से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोलती हुई नजर आ रही है। और देखा जा रहा है उपचुनाव से पहले जिस तरह की स्थिति भारतीय जनता पार्टी को लेकर उत्तर प्रदेश में बन रही है, तो कहीं ना कहीं उपचुनाव में बेशक यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछड़ेगी और इसका फायदा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी उठाएगी। और अनुप्रिया पटेल ने जिस तरह से आरक्षण का मुद्दा उठाया, उनके साथ यहाँ पर एनडीए के समर्थित दल उनका सहयोग करते हुए नजर आए, चाहे जयंत चौधरी हो, संजय निषाद हो या ओपी राजभर हो, तमाम यहाँ पर देखा गया कि किस तरह से नेता यहाँ पर और तमाम दल यहाँ पर अनुप्रिया पटेल के समर्थन में उतरते हुए नजर आए। और देखा जाए तो विपक्ष भी कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे को लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को घेरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर क्या कुछ यहाँ पर बदलाव करती हुई नजर आती है, क्योंकि देखा गया किस तरह से हाल ही में आरक्षण के मुद्दे को लेकर यहाँ पर एक आंदोलन छेड़ा गया और यहाँ पर देखा गया एक दिन के लिए भारत बंद बुलाया गया, और ऐसा देखा गया कि मायावती और चंद्रशेखर आजाद की उसमें अहम भूमिका रही। तो अब देखना ही दिलचस्प होगा कि जिस तरह से केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर मायावती और चंद्रशेखर ने यहाँ पर चुनाव मैदान में जो यहाँ पर जो हुंकार भरी है, जो यहाँ पर एक मुहिम छेड़ी है, तो क्या उस मुहिम का फायदा यहाँ पर उपचुनाव में बीएसपी और एएसपी को मिलता हुआ नजर आएगा? और देखा जा रहा है जिस तरह से अनुप्रिया पटेल यहाँ पर हमलावर है, तो क्या आने वाले समय में अनुप्रिया पटेल यहाँ पर एनडीए से किनारा करती हुई नजर आएंगी? ये भी देखना वाकई दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। मनीष, क्या लगता है, जब योगी आदित्यनाथ की देखिए बात कर लेते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री की गद्दी पर योगी आदित्यनाथ अब लंबे समय तक बनते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से अभी यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की कुर्सी को लेकर बात चल रही है, तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी तो फिलहाल खतरे में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास फिलहाल कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसको 2027 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनाया जाए। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर जिस तरह से पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सीएम के तौर पर उतारती हुई नजर आएगी। लेकिन सीएम के तौर पर अगर कोई चेहरा होगा तो वो योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम की अगर बात करें तो शायद केशव प्रसाद मौर्य बन सकते हैं। लेकिन जिस तरह से केशव प्रसाद मौर्य ने बगावत का जो दौर छेड़ा है, उससे कहीं ना कहीं उनका डिप्टी सीएम बनना भी यहाँ पर खतरे से भरा लगता हुआ नजर आ रहा है। आश्रुति, बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे बड़े चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं चुनावी मैदान में उतरकर हुंकार भरने के प्रयास में तो हैं, लेकिन अंतरकलह इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बड़ी वजह बन सकती है आने वाले समय में बीजेपी की हार की। और उपचुनाव है, उपचुनाव के लिए अभी तक कोई भी सूची बीजेपी ने जारी नहीं की है, प्रत्याशियों की सूची अभी तक सामने नहीं आई है। भारतीय जनता पार्टी आखिर किसे इस बार चुनावी मैदान में मौका देती नजर आएगी, कितनी सीटें अपने पास रखेगी? हालांकि देखा जाए तो ऐलान हाल ही में आया था कि 9 की 9 सीटें बीजेपी अपने खाते में ले जाती नजर आएगी, लेकिन क्या निर्णय बीजेपी आला कमान के बदलते नजर आएंगे या फिर एनडीए के खेमे में एक बार फिर ये जो हलचल है ये बढ़ती नजर आएगी? फिलहाल अब इस पूरी खबर पर, इस पूरे मामले पर अब आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए हम दोनों को दीजिए इजाजत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।